तो हे एवरीवन, वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर केमिस्ट्री सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के बारे में। और इस सीरीज में हम क्या करें, पहले उस चैप्टर के थ्योरी को पढ़ते हैं जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं और मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, जिससे तुम नीट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आ सको। तो अगर बात की जाए केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर की, तो इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। पहला होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, और थर्ड होता है तुम्हारा अर्डीनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी। इससे हर साल नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया ही है, इवन एक साल में 2-2 क्वेश्चन तक आए हैं, तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कोई भी चीज का अगर तुम्हें रेट निकालना है तो रेट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम होता है, तुम्हें पता है। तो अगर तुम्हें रिएक्शन का रेट निकालना है, मान के चलो क्या रिएक्टेंट है, पी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है भैया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है, तुम्हारा कंसंट्रेशन में जो भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा ना, पहले कुछ ज्यादा था, बाद में क्या हो गया, घट गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम तुम्हारा क्या होता है, रेट होता है। और उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डीसी अपॉन डीटी लिखते हैं। डीसी अपॉन डीटी क्या है, तुम्हारा डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, v इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, और साथ क्या होता है, dx अपॉन dt भी होता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं ग्राफ की, तो अगर तुम देखोगे इस ग्राफ में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट तुम्हारा कम हो रहा है और प्रोडक्ट तुम्हारा बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है भैया, रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा अगर रिएक्शन हो रही है। ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी तुम्हारा निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। यूनिट क्या होगा, मोल पर टाइम। मोल क्या है तुम्हारा, क्योंकि कंसंट्रेशन है, और टाइम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम का ग्राफ है। ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं आगे, मान को चलो क्या है, तुम्हारा रिएक्शन, इसमें क्या है, ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, ये तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो कि मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था। ये क्या होता है, जिसके भी आगे लिखा होता है, ये तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर दो चीजें निकलती है, पहला होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और दूसरा होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। तुम बताओ क्या चीजें डिसअपीयर होगी और क्या चीजें अपीयर होगी। ऑब्वियस सी बात है भैया, जो रिएक्टेंट होगा हमारा वो क्या होगा, डिसअपीयर होगा, क्योंकि वो गायब होगा। और जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारा अपीयर होगा। तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, डिसअपीयरेंस लिखेंगे, और प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, अपीयरेंस लिखेंगे। समझ गए ना। हाँ भैया, समझ आ गया। तो इसका रेट क्या होगा, रेट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर डीसी अपॉन डीटी पढ़ाता है। हाँ भैया। तो यहाँ पे सी की जगह तुम क्या लिखोगे, अगर ए का निकालना हो तो ए अपॉन डी अपॉन डी टी लिखोगे, बी का निकालना होगा तो डी बी अपॉन डी टी लिखोगे, सी का निकालना होगा तो डी सी अपॉन डी टी, और डी का निकालना होगा तो डी डी अपॉन डी टी। समझ गए ना इस बात को। लेकिन साइन का यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर ए और बी के लिए तुम क्या साइन यूज कर रहे हो, माइनस साइन यूज कर रहे हो। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव ही होने वाला है। तो अगर ये निगेटिव नहीं हो सकता, और हमें पता है जो ए और बी है वो क्या होने वाले हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं। मतलब अगर तुम बात करोगे डेल्टा ए की या डेल्टा बी की, तो इस केस में क्या होगा, इस दोनों की वैल्यू तुम्हारी निगेटिव आएगी। निगेटिव क्यों आ गई, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों टाइम के साथ कम होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहे वो क्या रहे, वो हमेशा पॉजिटिव रहे, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। अगर तुम्हें समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो याद रखना, डिसअपीयरेंस के केस में क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, और अपीयरेंस के केस में हम लोग पॉजिटिव साइन लगाते हैं, जिससे क्या रहे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। अच्छी बात है। और हम बात करें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते, बस नहीं करते, याद रखो। और आगे हम लोग डिवाइड करते हैं, किसमें हम बात करने वाले, देखो वही सेम मैंने रिएक्शन लिखा है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी इक्वल, और आगे देखो अब यही मैंने सेम रिएक्शन लिखा है, ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। ठीक है। इसमें अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो वो क्या आता है, डी ए अपॉन डी टी, और डिवाइडेड बाई क्या हुआ है, स्मॉल ए हो गया, इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, स्मॉल बी हो गया। उसके बाद डीसी अपॉन डीटी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, स्मॉल सी हो गया, और यहाँ पे डीडी अपॉन डीटी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी हो गया। देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ रहा है, हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ईच बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ पे हमने निकाला क्या, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना था, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किए, इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा था तुम्हें। अच्छी बात है। और ये मैंने बता दिया, रिएक्टेंट के लिए क्या साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ से एक रिलेशन बन के आता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद होना ही चाहिए। वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आर ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू आर बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल टू आर सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल टू, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, इक्वल टू आएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, जैसे यहाँ पर मैं इक्वल टू लिख दिया हूँ। ठीक है ना। इक्वल टू क्या होगा, आर डी अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा आर ए आर बी आर सी आर डी क्या है तुम्हारा, ये सारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस है। समझ रहे हो ना। क्योंकि ये वाला टर्म तुम्हारा क्या होता है, अगर मैं ए को हटा दूं, स्मॉल ए को हटा दो, स्मॉल बी को हटा दो, स्मॉल सी को हटा दो, स्मॉल डी को हटा दो, तो ये क्या बचेगा भैया, ये आपका बचेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बचेगा। ये वाला क्या बचेगा, ये भी तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बचेगा। तो समझ रहे हो ना कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ
डिसअपरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, मतलब उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये तुम्हें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसको और इसको हमने मिला दिया तो अपने आप निकल के ये वाला फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना, जस्ट ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिएक्शन है, क्या है 2N2O5 क्या बन रहा है 4NO2 प्लस O2 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है कि इसको हम K के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये K है, ये K डैश है और ये K डबल डैश है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें सबसे पहले निकालना होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि जो तुम क्या लिखोगे पहले डी मतलब रिएक्टेंट वाला लिखोगे, रिएक्टेंट क्या N2O5 है तो D N2O5 अपॉन dt, और यहाँ पे नीचे किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तुम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जैसे यहाँ पे तुम डिवाइड किए थे ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तुम डिवाइड किए थे A, उस तरह से यहाँ पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो तुमने 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा तुम्हारा 1/4। 4 क्यों होगा, क्योंकि NO2 का तुम्हारा क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा 4 है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दिया D NO2 अपॉन dt, और O2 का क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, O2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर तुम 1 से डिवाइड करो या ना करो लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा DO2 अपॉन dt लिख दिया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा हम यहाँ बताए थे, तीनों क्या होता है सब इक्वल ही होता है, 1 2 3 4 इक्वल टू का साइन है, प्लस का साइन नहीं है, कंफ्यूज मत करना, क्या है इक्वल टू का साइन है, ठीक है भैया समझ में आ गया। अब हम क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि DN2O5 अपॉन dt क्या है तुम्हारा KN2O5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, हम क्या लिख सकते हैं KN2O5 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख देंगे। और इसके जगह तुम्हें क्या दिया है DNO2 अपॉन dt क्या है K डैश N2O5 है, तो इसके जगह तुम K डैश N2O5 लिख सकते हो, हाँ भैया लिख सकते हो। जस्ट हमें क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब इस वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, समझ रहे हो। और उसके बाद हमें क्या करना DO2 और dt को हम किससे रिप्लेस कर दिए K डबल डैश अपॉन N2O5 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब तुम क्या करोगे N2O5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा K/2 इक्वल टू K डैश बाय 4 इक्वल टू K डबल डैश। अब यहां से देखोगे तो K डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 2K आ जाएगा, और K डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा K/2 आ जाएगा। बस इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बढ़िया, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को समझो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ एक रिएक्शन है, क्या है 3A से क्या बन रहा है 2B तुम्हारा बन रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज गिवन बाय डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, तो B का अपीयरेंस क्या दे रखा है डेल्टा B अपॉन डेल्टा T दे रखा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बोला था ना रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लेते, तो सही बात है भैया डेल्टा B अपॉन डेल्टा T होगा। अब पूछा गया था करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B विद एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। अब हमें पता है RB जो ये क्या है तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B है, वो क्या है डेल्टा B अपॉन डेल्टा T होगा, और RA तुम्हारा क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा अपॉन डेल्टा T। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ठीक है भैया। लेकिन इस दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते, समझो बात को, RA और RB आपस में इक्वल नहीं होता। इक्वल क्या होता है देखो, इक्वल होता है तुम्हारा RA बाय A इक्वल टू RB बाय B। यहां पर कंफ्यूजन होती है लोग को, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं करना, RA RB इक्वल नहीं होता। इक्वल क्या होता है RA डिवाइडेड बाय A इक्वल टू RB डिवाइडेड बाय B, और यहां पर A और B क्या है तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है भैया। हम इक्वेट कर देंगे। अब तुम्हें वही लिखा हुआ है RA बाय 3, क्योंकि A का तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कितना है 3 है, और B का तुम्हारा कितना है 2 है, तो अब RB इक्वल टू क्या होगा, RB इक्वल टू हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ RA, मतलब डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, जो कि RB का वैल्यू था वो क्या होगा माइनस ऑफ 2/3 डेल्टा अपॉन डेल्टा T। अब तुम देख लो ये कहां दिया हुआ है, तुम्हारा दिया ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। देखो मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि तुम लोग अप्रोच समझ पाओ। इसमें दिया हुआ है 4A + 3B = 6C + 9D, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन C मतलब RC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻² दिया हुआ है, और उसके अलावा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कितना दे रखा हुआ है 4 × 10⁻² दे रखा है। तो इससे तुम क्या निकालोगे, पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा होता है RA/4, तुम्हें जस्ट बताया था ना, द RA और जितना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा, तो इस केस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 4 है तुम्हारा, तो RA/4 तुम लिख सकते हो, और कैलकुलेट करोगे 10⁻² निकल के आ जाएगा। लेकिन अब तुमसे दूसरा क्या पूछा गया, दूसरा पूछा गया अमाउंट ऑफ B कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है RB/3B होगा। क्यों भैया, क्योंकि बताया है ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है RA अपॉन A इक्वल टू RB अपॉन B। तो यहाँ पर B के लिए स्टोइकोमेट्रिक क्या है भैया 3 है, ठीक है। तो RB इक्वल टू क्या निकलेगा तुम्हारा, RB इक्वल टू 3 × 10⁻² निकल जाएगा। अब RB इक्वल टू हमें पता है क्या होता है माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T होता है। तो यहाँ से तुम डेल्टा B क्या निकालोगे, टाइम की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 13 × 10⁻², और ऑप्शन तुम मैच कर लेना, ठीक है। बात करते हैं हम आगे की तरफ, जो कि होता है रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, मान के चलो हमारे पास एक रिएक्शन है, तो रेट जो होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट प्रोपोर्शनल टू A का कंसंट्रेशन अपॉन X और B का कंसंट्रेशन अपॉन नहीं मतलब पावर X और पावर Y। और यहाँ पर X और Y क्या है, X और Y जो तुम्हारा होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड विद रिस्पेक्ट टू B। मतलब X का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, और Y का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, समझ गए। और हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मतलब हटाएंगे, साइन को हटाएंगे तो क्या आता है कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग K बोलते हैं। और K मतलब क्या होता है रेट कांस्टेंट होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, बस टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। K किस पे डिपेंड करता है, बस टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर X और Y क्या है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B है। अगर हम दोनों को जोड़ दे X + Y तब क्या होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है X + Y होता है। और जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो तुम्हारा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। और इसके यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स
अप का पावर वन माइनस एन और सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है ना। वन माइनस एन का क्या मतलब हुआ तुम्हारा, एन यहाँ पर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान के चलो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो इस केस में क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर की बात करूं तो मैं यही होता है, और फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो क्या हो जाता है, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, के का यूनिट होता है तुम्हारा बस सेकंड इनवर्स होता है। ये मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर तुम्हें काम आएगा। तुम्हें समझ में कैसे आएगा कि कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, तो तुम के को जैसे ही देखोगे ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो के की यूनिट होती है वो क्या होती है, जस्ट सेकंड इनवर्स होती है। तुम यहां पर अगर एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन के टाइप की। तो रिएक्शन दो तरह के होते हैं, पहला एलिमेंट्री, दूसरा कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री वो होते हैं जो सिंगल स्टेप में तुम्हारा पूरा हो जाता है, बस एक स्टेप का रिएक्शन, और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता। जैसे ए तुम्हारा क्या बना दिया, बी बना दिया, तो वो क्या हो गया, एलिमेंट्री हो गया। और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर जो होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 3a प्लस 4b इक्वल टू कुछ c प्लस d दे रहा है, तो इस केस में ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 तुम 7 कर सकते हो। वैसे 7 बहुत ज्यादा होता है, 7 ऑर्डर हो नहीं सकता, बट मैं बता रहा हूं जस्ट कि सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अगर जोड़ दोगे वही तुम्हारा क्या होता है, ऑर्डर निकल के आता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, और इसमें तुम्हारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। जैसे ए से क्या बन रहा है तुम्हारा, बी बन रहा है, फाइनल ए से बी है। अब इसके दो स्टेप में बनेंगे, पहला होगा ए से सी, दूसरा होगा सी से बी। तो समझ रहे हो यहाँ पे सी तुम्हारा क्या इंटरमीडिएट है, क्योंकि सी जो है वो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा ना, फाइनल में तुम्हारा क्या ए और बी है बस, लेकिन मतलब सी क्या हो गया तुम्हारा, इंटरमीडिएट हो गया जो कि कट जा रहा है, ठीक है भैया। तो जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, वो क्या होता है, डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप में। जो भी स्टेप स्लो होगा उस पर तुम्हारा क्या डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज का रेट किस पर डिपेंड करता है, जो सबसे स्लो हो, क्योंकि जो स्लो होगा उसके लिए सबको रुकना पड़ेगा, ठीक है भैया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस ही बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, मतलब आरडीएस, ठीक है भैया। और इस केस में जो ऑर्डर निकालते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, ऑर्डर निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में करवाऊंगा, इसके ऊपर आ चुका है नीट एग्जाम में। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर जो निकालते हैं वो होता है फ्री फ्रॉम द रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। तो इतना याद रखो, क्वेश्चन करवाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। बढ़िया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, वही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, इस पॉइंट का यूज आने वाला है। कैसे भैया, देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक रिएक्शन है जो कि क्या है, x2 प्लस y2 इक्वल टू 2xy, ऐसा रिएक्शन तुम्हें दे रखा है, ठीक है भैया। अब पूछा गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब तुम्हें देख के पता चल गया ये क्या है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर यही मान के चलो एलिमेंट्री रहता तुम क्या लिखते, 1 और 1 रहता तो तुम क्या कर देते, 2 रख देते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये एलिमेंट्री रहता x2 प्लस y2 इक्वल टू 2xy, तो तुम क्या लिखते, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो तुम क्या लिखते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा 2 हो जाता। लेकिन ये क्या एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसका आंसर कुछ अलग होगा। ओके भैया, कैसे निकालना है, तो तुम देखो, तुम्हें पता है रेट इक्वल टू क्या होता है, k इंटू एक्स इंटू वाई टू। तुम ये लिख सकते हो ना, रेट इक्वल टू k इंटू एक्स इंटू वाई टू। क्यों, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन जो है वो तुम्हारा सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, लिखा हुआ होगा कि सेकंड वाला क्या है तुम्हारा स्लोएस्ट है। और जो मैंने बोला था जो सबसे स्लो रिएक्शन होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उस पर ही आर डिपेंड करता है, मतलब उस पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मतलब सेकंड वाले पे तुम्हारा क्या डिपेंड कर रहा होगा, सेकंड वाले पे तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होगा। तो तुम लिख सकते हो रेट इक्वल टू k, और यहां पर रिएक्टेंट क्या है, एक x और एक तुम्हारा y2 है। लेकिन तुम ये देखो, मैंने बोला था ना, जब भी तुम ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर निकालने के लिए जो तुम्हारा कोई भी चीज रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा जो x है वो क्या है तुम्हारा इंटरमीडिएट है, मतलब हमें x को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब x को तुम रिप्लेस कैसे कर सकते हो, अब तुम पहले वाले इक्वेशन को देखो, पहले वाले इक्वेशन में ऐसा दिया हुआ है x2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स। अब तुम्हें इसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक रिवर्सिबल इक्वेशन मानना पड़ेगा, और उस केस में तुम k इक्विलिब्रियम क्या निकालोगे, x2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x2 ये निकाल सकते हो ना, क्योंकि k इक्विलिब्रियम अगर तुम्हें पता होगा, तो अगर तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, x इंटू एक्स है, और रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा x2 है, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम इधर से निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा k इक्विलिब्रियम के पावर हाफ इंटू x2 का पावर हाफ, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा y2 हो जाएगा। तो इसको तुम दोनों k को मिला के तुम क्या कुछ k डैश लिख सकते हो, कुछ अलग k की वैल्यू आएगी, और x2 क्या होगा, x2 टू द पावर 1 बाय हाफ, और इधर क्या होगा y2 का पावर 1। तो टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 3 बाय 2 ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा निकल के आ गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें लगा होगा कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एक बार फिर से रुक के सुन लेना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी तक जो नीट एग्जाम में आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, इसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें दिया हुआ है एक सर्टेन रिएक्शन है जिसमें k इक्वल टू क्या है, रेट इक्वल टू है तुम्हारा k a का स्क्वायर और b का पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें 1 ही समझना है, ठीक है भैया। पूछा गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a को हमने ट्रिपल कर दिया और b को हमने कांस्टेंट रखा, तो a को हमने 3a कर दिया, b को हमने कांस्टेंट रखा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और b को तो हमने कांस्टेंट ही रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 फैक्टर से बढ़ जाने वाला है, मतलब 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एक और तरह क्वेश्चन की, ये भी बहुत आसान है। देखो इसमें दिया हुआ है a प्लस
बी एक रिएक्शन है जो कि क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब दिया गया है इसमें कि अगर रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, इसमें दिया गया है कि जब हमने बी को डबल कर दिया तो रेट क्या हो गया तुम्हारा, डबल हो गया। इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी बी के पावर 1 है, समझ रहे हो तभी ना, बी डबल करने पे रेट तुम्हारा डबल हो गया। अब दूसरा लाइन में लिखा हुआ है कि जब ए और बी दोनों को हम डबल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। तब इसका मतलब क्या होगा, देखो अभी हमने जस्ट समझा कि अगर हम बी को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर हम बी को डबल कर रहे हैं तो बी के कारण से 2x हो गया, और यहाँ पर ए को भी डबल किए तो ए के कारण से कितना होगा, 4x होगा। वैसे देखो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो पूरा मैथमेटिकल आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। देखो बी को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, ऐसा दे रखा है पहली बार, तो ठीक है बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरे में क्या दिया, ए और बी दोनों को हम डबल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, और उसके बाद क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा 8 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब बी के डबल के कारण से रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2x ही होगा, और टोटल लेकिन दिया कितना, 8x दिया है, मतलब ए के कारण से कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4x हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तभी ना 4x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 8x तुम्हारा हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, फैक्टर ऑफ 8 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसका तुम क्या समझ रहे हो, इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो कि अगर हम ए को डबल कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर स्क्वायर, तो तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो के और ए के पावर स्क्वायर इंटू बी के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को, बढ़िया। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, मान के चलो ये तुम्हारा रिएक्टेंट है जो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे जो रेट होता है ना वो की टाइम्स ऑफ ए टू द पावर 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डर हमने क्या बोला था कि उसके पावर में क्या रहेगा, उसके पावर में 0, और किसी भी चीज का अगर पावर 0 होता है तो क्या होता है तुम्हारा, वो कुछ नहीं होता, वो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो रेट यहाँ पे क्या होता है, के इक्वल होता है, और के तुम्हें क्या पता है, कॉन्स्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो तुम ग्राफ बनाना चाहे रेट के बीच में और टाइम के बीच में, तो रेट तुम्हारा कॉन्स्टेंट होने वाला है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। और एक और फॉर्मूला निकल के आता है, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। ये तुम्हारा क्या होता है, AT तुम्हारा है कंसंट्रेशन ऑफ A एट गिवन टाइम T, कुछ किसी टाइम T पर कंसंट्रेशन क्या है का, A0 क्या है तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, और T क्या है तुम्हारा टाइम है, ठीक है। और अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो तो AT और टाइम के बीच का तो स्लोप आता है माइनस के, तुम्हें याद रखना इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बात करते हैं एक और चीज की, हाफ लाइफ। इसमें क्या होता है, हाफ लाइफ तुम्हारा होता है A0 अपॉन 2K, अगर तुम्हें 100% चाहिए कि कंप्लीट कब होगा रिएक्शन, तो वो होता है A0 अपॉन K, मतलब 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ कितना होता है, टाइम ऑफ 100% जब रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूँ, मान के चलो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 100 मोल है, तो 100 मोल से 50 मोल में कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ लगेगा, और 50 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, वो भी तुम्हारा हाफ लाइफ लगने वाला है, ठीक है भैया। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है 1 तो आएगा ही, हाँ भैया। तो यहां पर जो AT का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है AT इक्वल टू A0 E के पावर माइनस KT, ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आता है। इसमें क्वेश्चन जनरली नहीं आता, क्वेश्चन जो आता है वो बताने वाला हूं। इसमें ग्राफ पूछा जा सकता है, ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हारा, ऐसा ग्राफ बनेगा AT और T का, उसमें क्या बन रहा था बताओ, उसमें तुम्हारा ऐसा बन रहा था, ठीक है ना। और रेट का ग्राफ क्या बनेगा, रेट का ग्राफ ऐसा बनेगा, और जीरो ऑर्डर में कैसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था, क्योंकि रेट डिपेंड नहीं कर रहा था। जो क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0 अपॉन AT, और यहाँ के लिए तुम्हें लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए, लॉग 1 to 10 की वैल्यू आनी चाहिए, और लॉग का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, नहीं आता तो जाकर पढ़ लेना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। बात करते हैं हम लोग इसकी हाफ लाइफ के बारे में, तो इसका हाफ लाइफ होता है 0.693 या फिर ln2 अपॉन K, ln2 अपॉन K कहो या 0.693 अपॉन K कहो, दोनों इक्वल है। तुम यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, जो इसकी हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, मतलब वो A0 पे डिपेंड नहीं कर रही, वो किस पे डिपेंड कर रही है, बस रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो एक और अच्छा ग्राफ बन के आता है कि अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर T हाफ और A का तुम ग्राफ बनाओ तो क्या होता है, वो भी स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट आता है। इस पर भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक और चीज की बात करते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। जीरो ऑर्डर में तुमने पढ़ लिया कि 100 से 50 होगा और 50 से तुरंत 100 हो जाएगा, ये जीरो ऑर्डर की बात है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑर्डर में कुछ ऐसा होता है, पहले 100 है, 100 से क्या बनेगा 50 बनेगा, फिर 50 से क्या बनेगा 25 बनेगा, मतलब 50 का आधा क्या 25, फिर 25 का आधा क्या होता है 12.5 होता है, 12.5 का आधा क्या होता है 6.25 होता है, उसका आधा क्या होता है 3.125 होता है। मतलब जितना है ना, जितना बचते जाएगा उसका तुम्हें आधा 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 करते जाना है। और टाइम कितना लगेगा, टी हाफ इधर, टी हाफ इधर, टी हाफ इधर, टाइम तुम्हारा इतना ही लगने वाला है। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज की, लाइक टाइम 75% क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। ये तुम्हें एक्जैक्ट याद रखना है, ये हमारे कोचिंग सर ने पढ़ाया था और तुम्हें भी याद रखना है, बहुत सारे कम लोग पढ़ाते हैं, इस पर डायरेक्ट नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो टी 75% क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ आता है, टी 90% क्या आता है 3 से 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ आता है। देखो क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो तुम्हें ऐसे दिया जाएगा कि अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के टी हाफ कितना है दिया रहेगा, उस रिएक्शन की टी हाफ तो मान के चलो 1 घंटे है, तो पूछा जाएगा बताओ कि 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो बताओ 90% टाइम का तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है 3 से 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू अगर तुम्हारी 1 घंटे है तो पूरी 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 90% कंप्लीट होने में 3 से 4 घंटे लग जाएगा, और वही इसका आंसर होगा, समझ रहे हो। और ऐसा ही आंसर होगा, 3 से 4 घंटे के बीच का एक ही आंसर होगा, तुम्हें पूरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये याद रखोगे ना यार तो तुम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। और टी 99.9% निकालना तो वो कितना होता है 10 टी हाफ होता है। इस पे ही
पिछले साल क्वेश्चन आया था नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, और अगर तुम्हें याद रहेगा तुम चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और टाइम ऑफ 90% कितना होता है, ये कितना, और टाइम ऑफ 99%, ये क्या है तुम्हारा 99% तुम्हारा कितना लगता है 6 से 7 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगता है। ये याद रखना है चारों वैल्यू को। T75 सबको याद रहता है 2 टी हाफ होता है, T90 कितना होता है 3 से 4, T99 कितना होता है 6 से 7, और T99.9 कितना होता है 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। इस चीज को दिमाग में रख लो। और एक और चीज होती है कि अगर मान के चलो हम बात करें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर उसका टी हाफ पूछा जाए तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 8 नॉट 1 टू के पावर 1 माइनस n होता है। अगर तुम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो हाफ लाइफ होता है वो a पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर मान के चलो मैं 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट हो जाएगा। तो सेकंड, तो हो सकता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर आ जाए तो तुम निकाल सकते हो उसका टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट। लेकिन आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन आ तो सकता है। और at इक्वल टू क्या होता है a नॉट डिवाइडेड बाय 2y। लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं यार, अगर तुम्हें ये कांसेप्ट समझ में एक बार आ गया ना तो इस फॉर्मूला का कोई जरूरत लगता नहीं है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक करेंगे हम गधा मजदूरी वाले तरीके से, और एक हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक तरीके से। गधा मजदूरी क्या होता है, देखो इसमें दिया हुआ है रेट कांस्टेंट तुम्हारा कितना है, के का वैल्यू दे रखा है 0.03, ए नॉट की कितनी वैल्यू दे रखी है, ए नॉट की वैल्यू दे रखी है 7.2 दे रखी है, और एटी किसी टाइम पर कितनी वैल्यू है इसकी 0.9। अब पूछा गया है कितना टाइम लगेगा, तो गधा मजदूरी वाला तरीका क्या है मैं बताता हूँ। गधा मजदूरी वाला तरीका ये है कि तुम पूरी इक्वेशन पुट करोगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन एटी, जो मैंने तुम्हें बताया वो इक्वेशन पुट करोगे। तो 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट की जगह क्या रखोगे 7.2 रखोगे, ए नॉट की जगह क्या रखोगे, एटी की जगह क्या रखोगे 0.9 रखोगे। इसको कट करोगे तो 8 आएगा। लॉग 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे, लॉग 2 का क्यूब ले लोगे, ठीक है। इसके लिए लॉग तुम्हें आना चाहिए। अब 2.303 डिवाइडेड बाय टी इंटू ऑफ 3 इंटू लॉग 2, ये लॉग निकालने का तरीका होता है, पावर को हम सामने लाते हैं, ठीक है भैया। अब लॉग 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 दे रखी है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब तुम कैलकुलेट करोगे के की वैल्यू कितनी दे रखी थी, कैलकुलेट क्या यहाँ पे दी रखी है 0.03। अब तुम इक्वेट कर दो तो टाइम निकल के आएगा तुम्हारा 16.3। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा इतना आंसर आ रहा है। अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में समझाऊं, चलो समझाता हूं। देखो तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी, ए नॉट तुम्हारी 7.2 दे रखी थी, और फाइनल कितना हो रहा था, फाइनल मतलब एक किसी टाइम टी पर कितना हो रहा था 0.9 हो रहा था। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर 100 से 50 करोगे, 50 से 25 करोगे, 25 से 12.5 करोगे, और सबके बीच में कितना टाइम लगता है, सबके बीच में तुम्हारा टी हाफ टी हाफ टी हाफ टी हाफ ही लगता है। समझ रहे हो इस बात को, हाँ भैया। मतलब 7.2 से क्या होगा 3.6 होगा, 3.6 से क्या होगा 1.8 होगा, 1.8 से क्या होगा 0.9 होगा। समझ रहे हो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसका हाफ है। 7.2 का हाफ क्या है 3.6, 3.6 का हाफ क्या है 1.8, 1.8 का हाफ क्या है 0.9, और इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें भी टी हाफ, इसमें भी टी हाफ, इसमें भी टी हाफ। मतलब 7.2 से 0.9 जाने में कितना टाइम लग रहा है 3 टी हाफ लग रहा है। तो 3 टी हाफ इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन की, अभी जस्ट हम पढ़ कर आए यहाँ पर। तो के की वैल्यू पुट कर दो, कितना है के की वैल्यू, के की वैल्यू तुम्हारा देखा 0.03 दिया हुआ है, तब कैलकुलेट करोगे तुरंत तुम्हारा 69.3 आंसर आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा स्मार्ट तरीका, ये है तुम्हारा गधा मजदूरी वाला तरीका। तो अब तुमको सोचना है तुम्हें क्या यूज करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक और तरह के क्वेश्चन की। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2000 साल। 2000 साल क्या है तुम्हारा फर्स्ट लाइफ किसी ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हारा हाफ लाइफ है। तो बोला गया 8000 साल बाद अगर कंसंट्रेशन तुम्हारा 0.02 है तो बताओ इनिशियल कितना रहा होगा। तो इसमें तुम्हें बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही जो मैंने समझाया है। तुम मान के चलो इनिशियल में क्या है, तुम ए है तो एक टी हाफ के बाद क्या होगा a/2, दो टी हाफ के बाद क्या होगा a/4, तीन टी हाफ के बाद क्या होगा a/8, 4 टी हाफ के बाद क्या होगा a/16। तो तुम्हें क्या पता चला 4 टी हाफ के बाद कितना हो रहा है a/16 हो रहा है, जो कि किसके इक्वल है 0.02 के इक्वल है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.32 हो जाएगा अपने आप, और वही तुम्हारा आंसर है। और इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला दिया है ना at इक्वल टू a नॉट टू द पावर 2/n, इससे भी तुम्हारा करोगे तो तब भी सॉल्व निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जैसे ये भी क्वेश्चन आ चुका था कि इनिशियल मान के चलो 40 ग्राम है और बाद में किसी टाइम टी पर मान के चलो 10 ग्राम हो जा रहा है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा इसको। तो 40 से 20 होने पे एक टी हाफ, और 20 से 10 होने पे एक टी हाफ, मतलब 2 टी हाफ लगने वाला है। टी हाफ कुछ दिख रहा होगा, टी हाफ मतलब दे रखा होगा क्वेश्चन में, तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हम बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये क्या होता है स्यूडो मतलब क्या, झलावा, मतलब कुछ इसमें गड़बड़ी है। मतलब होता क्या है ना, ये एलिमेंट्री क्या होता है, एलिमेंट्री ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है। ये क्या होता है फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, लेकिन अपीयर क्या होता है सेकंड ऑर्डर। क्यों होता है अपीयर, क्योंकि मान के चलो इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एक एग्जांपल दे रखा है, याद होना चाहिए, आ सकता है कभी नीट एग्जाम में। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या होता है, ये तुम्हारा क्या ईस्टर है, ये क्या है वाटर। तो एक चीज इसमें क्या होता है एक्सेस में होता है, जैसे यहाँ पर वाटर क्या है तुम्हारा एक्सेस में, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगेगा कि भैया दो चीज है तो मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन नहीं, अपीयर्स होता है सेकंड ऑर्डर, लेकिन फॉलो क्या करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और यहाँ पे वाटर क्या होता है एक्सेस में होता है, और डेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, बस ईस्टर पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वाटर क्या है तुम्हारा एक्सेस में। बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है, मान के चलो तुम्हारा ये क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है ना उसके बीच में कोलिजन होता है, जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसके बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन से क्या होगा, कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ही पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना पाते हैं। देखो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना सबसे प्रोडक्ट
नहीं बनता। जो इफेक्टिव होते हैं वही क्या कर पाते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन करके बना पाते हैं प्रोडक्ट। और इफेक्टिव कॉलिजन किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव कॉलिजन डिपेंड करता है दो कंडीशन पे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। इफेक्टिव कॉलिजन डिपेंड करता है दो कंडीशन पे, मिनिमम एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल होना चाहिए कि मॉलिक्यूल सही तरह से ओरिएंट हो पाए, और एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल की। और किस पे डिपेंड करता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो तीन चीज पे डिपेंड करता है, मिनिमम एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तुम्हारा क्या, इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए। और इफेक्टिव कॉलिजन होगा तभी तुम्हारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन पाएगा। तो हम पहले बात करते हैं एनर्जी कंडीशन की। एनर्जी कंडीशन होता क्या है, देखो जब भी तुम्हारा कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है, उस केस में कुछ एनर्जी डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी में से अगर तुम रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा दोगे उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और डेल्टा एच को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी भी बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। अगर किसी ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा तो उसे याद होगा, वैसे मैं भी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो डेल्टा एच दो रिएक्शन के लिए क्या होती है। अगर मैं बात करूं इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच तुम्हारा पॉजिटिव होता है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव होता है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी तुम्हारी कम होगी। बात करते हैं हम ग्राफ की, तो देखना ग्राफ में क्या होता है। इंडोथर्मिक में मैंने क्या बोला, इंडोथर्मिक में भैया आपने बताया डेल्टा एच तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो मान के चलो तुम्हारा ये क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। और ऊपर में क्या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर तुम्हारा इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक में मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। लेकिन रिएक्शन जो होती है ना वो सिंपल ऐसे नहीं होती है, वो क्या होती है, वो पहले ऐसे कर्व होती है, कर्व जाके ऊपर पे जाता है और उसके बाद वो नीचे आता है। और जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका डिफरेंस है ना रिएक्टेंट से लेकर जो टॉप मोस्ट पॉइंट का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बोलते हैं। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर जो प्रोडक्ट का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बोलते हैं। सेम फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट तुम्हारा ऊपर की तरफ होगा, प्रोडक्ट नीचे की तरफ होगा। क्यों भैया, क्योंकि एक्सोथर्मिक हमने क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो कम होती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और वही यहां पर भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां पर भी ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड होगा। और डेल्टा एच का एक और फॉर्मुला होता है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन आया है कि अगर तुम ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड अगर तुम इक्वल कर दो तो डेल्टा एच उसके लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक तो फॉर्मुला सबको पता रहता है, ईपी माइनस ईआर, एक और तुमको ये भी याद रखना है। बात करते हैं एक और चीज की, एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंट क्या करता है। नॉर्मली हम क्या मानते हैं, ये फॉरवर्ड को हम क्या मानते चलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी मान के चलते हैं। ये चीज याद रखना, जब भी तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है तुम समझना ये फॉरवर्ड की बात की जा रही है। जैसे मान के चलो हमारे क्या है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो बताओ किस, और यहां पे तीन पाथ है 1 2 3, तो कौन सा वाला रिएक्शन जल्दी हो सकता है, 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला। तो एक चीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा सबसे ज्यादा होगा। तो तुम 3 के लिए देखोगे एक्टिवेशन एनर्जी बस इतना छोटा सा है, ठीक है, देख इतना छोटा सा है, 2 के लिए इतना बड़ा और 1 के लिए इतना बड़ा है। तो सबसे छोटा एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है, तुम्हारा 3 के लिए है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 का होगा। तुम एक्टिवेशन एनर्जी को एक बैरियर की तरह समझो, जितना छोटा बैरियर उतना आसानी से वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये याद रखना है। और ये जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो सारा कॉलिजन क्या हो जाएगा, रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने बता दिया ना, सारे कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट किससे बनता है, बस इफेक्टिव कॉलिजन से ही बनता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं अरेनियस इक्वेशन की। अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहां पर आप बताते हैं, तुम्हें जैसे बताया ना, जो K होता है, K क्या होता है तुम्हारा यहाँ पर रेट कांस्टेंट, जो हम पढ़ कर आए हैं। K इक्वल टू तुम पढ़े हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A, अभी तुम जस्ट पढ़ कर आए हो। तो यहाँ पर K क्या है, वही तुम्हारा रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, बस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तुम्हें इस बात को दिमाग में फिट कर लेना है, रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट तुम्हारा बढ़ेगा और उस कारण से तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है भैया। यहाँ पर K रेट कांस्टेंट, A क्या है तुम्हारा अर्हेनियस कांस्टेंट है, जो अर्हेनियस साहब ने इस इक्वेशन को दिया है, और इस कारण से तुम्हारी मुसीबत भी बढ़ चुकी है, ठीक है। मुसीबत नहीं बढ़ी यार, बहुत आसान होता है। ये क्या होता है, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जो कि यहाँ पर कौन सा होता है, फॉरवर्ड ही होता है। मैंने बोला ना, जब भी तुम्हें ये लिखा हो तो तुम्हें ये को ये फॉरवर्ड ही मान के चलना है, ठीक है भैया। आर क्या है, वो यूनिवर्सल गॉस कांस्टेंट, जो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821 होती है, ठीक है। तुम्हारा टेम्परेचर है केल्विन में है। बात करते हैं ग्राफ की, तो एक इक्वेशन बन के आता है ln K इक्वल टू ln A माइनस ऑफ E अपॉन RT। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट एग्जाम में आ चुका है। और इस ग्राफ में होता क्या है, ln K और तुम 1 बाय टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हो। ln K और 1 बाय टेम्परेचर का तुम ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू mx प्लस c होगा। तो m क्या आएगा तुम्हारा, स्लोप आ जाएगा E अपॉन R, ठीक है। स्लोप क्या आ गया, E अपॉन R आ गया। और ln A क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, माइनस E अपॉन R आएगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, माइनस दिख रही है तो माइनस E अपॉन R आएगा। और ये तुम्हारा क्या, ln A तुम्हारा इंटरसेप्ट होगा। बात करते हैं लॉग के टर्म में क्या होता है, लॉग K इक्वल टू लॉग A माइनस ये, यहाँ पर तुम्हारा क्या बस एक टर्म आ जाएगा, क्या आने वाला है वो 2.303 RT, क्योंकि लॉग हमने रख दिया तो 2.303 आना ही आना है। और इस केस में स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप में भी तुम्हारा 2.303 टर्म्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो जहां से क्वेश्चन पिछले 2-3 साल बहुत ज्यादा आ रहे हैं वो है तुम्हारा लॉग K2 बाय
K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, K1 और K2 पता होना चाहिए एट T1 एंड T2 टेम्परेचर। अगर तुम्हें K1 K2 पता है, K1 K2 क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट है T1 T2 टेम्परेचर पर, तो तुम क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। ये तुम्हारा इक्वेशन यही बताता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन की। देखो इसमें दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल कर रहा है, मतलब 4 गुना हो जा रहा है। कब, जब तुम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो 27 से 57। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट कांस्टेंट भी 4 गुना हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, K इंटू ए पे डिपेंड करता है। तो अगर R तुम्हारा 4 गुना बढ़ रहा है तो मतलब K भी तुम्हारा 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है भैया, तो तुम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, log K2 अपन K1 इक्वल टू A 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, 27 से 57 जा रहा है। और तुम्हें टेम्परेचर को किसमें पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, कभी भी सेल्सियस में पुट मत करना, पूरा करियर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे 4 नंबर जा रहे हैं, 5 नंबर जा रहे हैं तो सिलेक्शन जा सकता है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना। अब तुम वैल्यू पुट कर दो, K2 क्या होगा 4, K1 क्या होगा 1, क्योंकि 4 टाइम्स है। ठीक है, अब तुम टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दो, इसके लिए हो गया 300, इसके लिए हो गया 330। अब कैलकुलेट कर लेना, log 4 की वैल्यू जो होती है तुम्हें याद होनी चाहिए 38.04 एनर्जी निकल के आ जाएगी। वो भी किलो जूल में आएगी, याद रखना, यूनिट वगैरह देख के करना। बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट विद व्हिच डिफर्स बाय 10 यूनिट टेम्परेचर। मतलब क्या होता है, देखो म्यू इक्वल टू होता है K T + 10 डिवाइडेड बाय KT। मतलब रेट कांस्टेंट किसी टेम्परेचर T पे क्या है और रेट कांस्टेंट किसी टेम्परेचर T + 10 पे क्या है। मतलब मान के चलो 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट क्या है और 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट क्या है, दोनों को तुम डिवाइड करते हो, उसका क्या वैल्यू आता है, वो आता है म्यू के इक्वल। और म्यू की जो वैल्यू होती है वो 2 से ज्यादा होती है और 3 से कम होती है, जनरली यही केस में लाई करता है। बात करते हैं हम कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। कंपोजिशन में कुछ चेंज नहीं करता, लाइक ए से बी बन रहा है तो बी ई और ए में चेंज नहीं करेगा। क्या करेगा, बस रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। और करता कैसे, ये एक्टिवेशन एनर्जी को तुम्हारा लोअर कर देता है। मतलब जो भी तुम एक्टिवेशन एनर्जी क्या था तुम्हारा, पहाड़ था, बताया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या था तुम्हारा, पहाड़ था, कि तुमको इस पहाड़ को चूमना पड़ रहा है, इसको पहाड़ को मतलब छलांग लगाना पड़ रहा है। और ये क्या करता है, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। अगर पहाड़ ही तुम्हारा छोटा हो गया, मैंने बताया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुम्हारा पहाड़ छोटा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप तुम्हारा बढ़ जाने वाला है। तो डेल्टा एच तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा एच तुम्हारा, और इस केस में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है और डेल्टा एच तुम्हारा सेम होता है। ये याद रखना, कैटलिस्ट क्या करता है, बस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करता है। कैटलिस्ट बस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करता है, डेल्टा एच तुम्हारा इस केस में सेम रहता है। अगर हम बात करें तो मान के चलो ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल, ब्लू वाला जो दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा नॉर्मल, ये ब्लू है नॉर्मल है, और जो ग्रीन दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होने की क्या हो गया, जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी ज्यादा थी अब वो घट के बहुत छोटी रह गई है। समझ रहे हो ना इस बात को। और अगर मान के चलो मैं पॉइजन डाल दूं, तो पॉइजन नाम का भी एक चीज होता है। पॉइजन क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो दो चीजें, कैटलिस्ट और पॉइजन, एनसीईआरटी में दे रखा है। कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और पॉइजन क्या करेगा, कम कर देगा। पॉइजन नाम ही समझ में आ रहा है, पॉइजन मतलब कम करना होता है। ठीक है ना। और लास्ट में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन में तुम लोग को कुछ दिक्कत हुई होगी तो मैं फिर से तुम्हें समझा देता हूं। देखो इस वाले क्वेश्चन में काफी लोग को दिक्कत हुई हुई, तो मैं इस बात को समझाना चाहता हूं, जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा बस स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लो वाले स्टेप को देखेंगे। जब भी तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ रही है तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले स्लो रिएक्शन को देखोगे। स्लो रिएक्शन से तुम्हें पता चलेगा, आरडीएस पता चलेगा। और तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो भी तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो तुम्हारा स्लो पे डिपेंड करता है। तुम लिख सकते हो रेट इक्वल टू के इंटू इसके लिए क्या एक्स है, इंटू क्या है y2 है। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बात बताई थी, वो बात क्या बताई थी, जो तुम्हारा ऑर्डर होता है ना वो होना चाहिए फ्री फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यहाँ पर जो तुम्हारा एक्स है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। मतलब एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। एक्स को रिप्लेस करने के लिए तुम क्या यूज करोगे, पहला इक्वेशन यूज करोगे। और के इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ये तुम आगे पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, प्रोडक्ट है तुम्हारा एक्स इंटू एक्स और रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा x2 है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन x2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अब तुम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, x इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ के इक्विलिब्रियम इनटू x2। तो वही अंडर रूट का मैंने क्या लिख दिया, पावर 1/2 लिख दिया। अब इस दोनों के को मिलाकर कुछ नया कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट से हमें क्या ही मतलब, के डैश मान लो। और यहाँ पर क्या है, x2 डिवाइडेड के पावर 1/2 और y2 का कुछ पावर नहीं है, कुछ पावर नहीं मतलब 1 ही होता है ना। अगर मैं मान के चलो 2 लिखा हुआ है, 2 पे कुछ पावर नहीं है तो मतलब क्या होता है, 1 पावर होता है। ठीक है भैया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब x प्लस y को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है 1/2, इधर क्या है 1, तो दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। इसलिए तुम्हारा ये आंसर है, समझ रहे हो ना। क्योंकि हमें क्या करना था, हमें इस x को कन्वर्ट करके x2 लाना था। क्यों भैया x2 हम क्यों लाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ऑर्डर के लिए, हमें चाहिए होता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। जैसे तुम देखो मेन रिएक्शन तुम्हारा क्या था, मेन रिएक्शन था x2 y2 क्या दे रहा था, 2xy दे रहा था। तो तुम्हें x2 और y2 को ही रखना था, और यहाँ भी क्या आ रहा है x2 y2 फाइनल में आ गया, और तभी हम कैलकुलेट कर पाए। ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हाइप वगैरह कर लेना अगर पसंद आ रही होगी, और अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए पढ़ाते रहो, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।